जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास चलने वाली वो आपकी मैथ की क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे क्रमचय और संचय के बारे में, यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी लोगों को ये चैप्टर टफ भी लगता है। उसका रीज़न ये है कि हम कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते हैं, हम फार्मूला बेस्ड चैप्टर पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे पास फार्मूले आ जाएं, हम क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं। तो जब आपके सामने बुक होती है, आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, फार्मूले होते हैं, तो क्वेश्चंस आपसे लग जाते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में आप होते हैं तो वहाँ पर कोई बुक नहीं होती, कोई फार्मूला आपके सामने नहीं होता है, चार्ट नहीं होता है, तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि हम कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते हैं, हम लॉजिक नहीं समझते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमसे गलती ना हो। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा है तो ट्रिक भी काम करेगा, सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं आएगी, कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, जो भी चीज़ पढ़िए कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, कॉन्सेप्ट को लेकर पढ़िए। अगर आप लॉजिक उसका समझ रहे हैं, उस चीज़ के पीछे की कहानी क्या है उसको समझ रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, क्योंकि हम लोग एक ऐसा चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं जिसको पढ़ने के लिए, जिसको समझने के लिए सभी लोग डरते हैं। उसका रीज़न यही है कि ये चैप्टर थोड़ा सा हट के है। अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया ठीक से तो इससे रिलेटेड एक और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी और वो भी चैप्टर आपको आसान लगेगी। तो भैया बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़िएगा, एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, आप वहां पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। आपकी हिंदी की क्लास, जीके जीएस की क्लास, साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, फिजिक्स की क्लास, जनरल एप्टीट्यूड की क्लास रेगुलर चल रही हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं क्रमचय और संचय के बारे में। दोस्तों, काफ़ी बच्चों को, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये होती है, जब क्वेश्चन उनके सामने आता है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो जान ही नहीं पाते हैं। बहुत लोगों को, मैंने बहुत बच्चों से पूछा, बहुत लोगों से मैंने चर्चा की, लोगों का यही कहना है कि यार चैप्टर में कुछ खास नहीं है, फार्मूला सब याद होता है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन क्वेश्चन लगाते समय गलती हो जाती है। हमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है, हम जान नहीं पाते हैं कि यहाँ परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, यहाँ क्रमचय है या संचय है। क्रमचय और संचय में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मामला और आंसर कुछ और आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे और मैं दावा करता हूं कि अगर आपने क्रमचय और संचय को पूरा पढ़ लिया, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हुआ जाऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको सिखाता हुआ जाऊंगा, अगर आप सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो इस चैप्टर में दोबारा आपसे कोई गलती नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया हम लोग बात करें अगर परमुटेशन की, परमुटेशन यानी कि क्रमचय की अगर हम बात करें तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है भैया? अरेंजमेंट, ठीक है ना। और कॉम्बिनेशन की बात करें, मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब चयन करना, चयन करना। अरेंजमेंट का मतलब है क्रम से बैठाना, है ना, क्रम से चयन करना। अब ध्यान समझिएगा, दोनों में चयन करना शामिल है। इसमें भी हम लोग चयन करते हैं, इसमें भी हम लोग चयन करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ चयन करते हैं, सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग सेलेक्ट करने के बाद अरेंज भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कॉम्बिनेशन में तो केवल सिलेक्शन है, लेकिन परमुटेशन में सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है। तो जब भी परमुटेशन की बात आएगी, जब भी हमें किसी भी चीज़ को क्रम से बिठाना होगा, तो समझ जाइएगा कि भैया क्रम से तभी बैठाओगे ना जब आप सेलेक्ट करोगे। तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे?
क्रम से बैठाएंगे, मतलब पहले सिलेक्शन होगा एंड देन अरेंजमेंट होगा। बात समझ में आई? तो जब भी परमुटेशन की बात आएगी कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि यहाँ सिलेक्शन लगेगा, यहाँ अरेंजमेंट लगेगा, मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है। भैया सीधी सी बात है, अगर परमुटेशन की बात हो रही है तो पहले कॉम्बिनेशन है, उसके बाद परमुटेशन लग रहा है। बात समझ में आई? ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है ना। अब थोड़ी सी इसकी परिभाषा पे आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं क्रमशः की, पढ़ना सब है, आगे पीछे करके सब पढ़ेंगे। क्रमशः की बात करते हैं तो क्रमशः में कहते हैं कि यदि, मैं पूरी परिभाषा लिख के आपको समझाऊंगा, देखो जल्दबाजी नहीं करेंगे इस चैप्टर में, बिल्कुल भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से चलेंगे। कहते हैं कि यदि किसी समुच्चय, समुच्चय तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि किसी समुच्चय से कुछ अथवा सभी अवयवों को लेकर भिन्न भिन्न विन्यास की हिंदी होती है अरेंजमेंट। मैं लिख देता हूँ, चूँकि ये हिंदी का टिपिकल वर्ड है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। विन्यास का मतलब है अरेंजमेंट, कि यदि किसी समुच्चय से कुछ अथवा सभी अवयवों को लेकर भिन्न भिन्न विन्यास बनाए जाएं, तब उसे क्रमचय कहते हैं। मैं बोल के भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं परिभाषा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। और मैं बार बार कहूँगा कि जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम भले ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, लेकिन जब तक चीज़ों को हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे किसी काम के नहीं है। मैंने कहा कि यदि किसी समुच्चय से कुछ अथवा सभी अवयवों को लेकर के अलग अलग अरेंजमेंट बनाए जाएँ तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परमुटेशन यानी क्रमचय कहते हैं। अब मैं संचय की परिभाषा भी लिख देता हूँ। कॉम्बिनेशन की परिभाषा क्या होगी? सेम सेंटेंस चलेगा। यदि किसी समुच्चय से कुछ अथवा सभी अवयवों को लेकर उपसमुच्चय बनाए जाएं, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है मामला, उपसमुच्चय बनाए जाएं, तब उसे संचय कहते हैं। तब उसे संचय कहते हैं। मैंने क्रमचय और संचय दोनों की परिभाषा आपके सामने लिख दी है। संचय होता है यदि किसी समुच्चय से कुछ अथवा सभी अवयवों को लेकर के उपसमुच्चय बनाएं, तब उसे हम लोग संचय कहते हैं। और इसमें भिन्न भिन्न विन्यास बनाए तो उसे हम लोग क्रमचय कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है यस। इस सेट में, इस समुच्चय में 3 एलिमेंट हैं ABC, 3 एलिमेंट हैं ABC। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इन यस समुच्चय से किन्हीं 2 एलिमेंट को आप उठाइए, किन्हीं 2 अवयवों को उठाइए, है ना, और उनसे अलग अलग आप क्या करिए? क्रम बनाइए। 2 लोगों को उठाना है और क्या करना है? उनको अरेंज करना है। क्या करना है? उनको अरेंज करना है। अगर मैं इन 3 लोगों में से किन्हीं 2 लोगों को चुनूंगा तो कितने तरीके से चुन सकता हूँ वो अलग बात है, और चुनने के बाद उन्हें कितने तरीके से मैं बिठा सकता हूँ वो अलग बात है। समझिएगा बात को। 2 जगह है आपके पास, 2 जगह है आपके पास। इन दोनों जगहों पर आपको 2 लोगों को बिठाना है। क्या? क्रम से बिठाना है। अगर मैं क्रम से बिठाने की बात करूं तो मैं कहूंगा कि भैया पहले स्थान पर A को बिठा दो और दूसरे स्थान पर B को बिठा दो। या आप क्या कहो कि पहले हम B को बैठाएंगे फिर हम A को बैठाएंगे। भाई क्रम से बैठाना है, या तो पहले पप्पू आएगा या उसके बाद पिंटू आएगा, या पहले पिंटू आएगा बाद में पप्पू आएगा। भाई 2 लोगों को क्रम से बिठाना है।
आप जब विद्यालय में सुबह प्रेयर के लिए खड़े होते हैं, असेंबली के लिए खड़े होते हैं, तो असेंबली में क्या होता है, सबसे छोटे कद के बच्चे को आगे खड़ा करते हैं, उससे बड़े को पीछे, फिर बड़े को पीछे, ऐसे क्रम से हम लोग खड़ा करते जाते हैं। जो लाइन हमारी बनती है वो क्या होती है, क्रम से बनती है। तो यहाँ पर हम क्रम से बिठाना चाह रहे हैं। पहले हम ए को बिठाएंगे, बाद में बी को बिठाएंगे, या पहले बी को बिठाएंगे बाद में ए को बिठाएंगे। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ, पहले बी को बिठाओ फिर सी को बिठाओ, या पहले सी को बिठाओ फिर बी को बिठाओ, या हम ये कह सकते हैं पहले ए को बिठाओ फिर सी को बिठाओ, या पहले सी को बिठाओ फिर ए को बिठाओ। यही तो कहानी चलेगी भाई। हमें इन तीनों में से किन्हीं दो लोगों को उठाना था और उन्हें क्रम से बैठाना था। तो हमने बैठा दिया, पहले ए को बिठाएं या बी को, या पहले बी को फिर ए को, पहले बी को या सी को, या फिर पहले सी को फिर बी को, या पहले ए को फिर सी को, या पहले सी को या फिर बी को। ये मेरे पास क्रम बन गया। कितने क्रम बन के आए भैया, कुल हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 क्रम आए हैं। यानी कि अगर मेरे समुच्चय में 3 लोग शामिल हैं, एक ग्रुप में अगर 3 लोग शामिल हैं, तो उसमें से अगर किन्हीं 2 लोगों को क्रम से बैठाना है तो हम इन 6 प्रकार से बैठा सकते हैं। ये आपका जो आया है ये क्रमचय है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं लोगों को। क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, क्रम से बैठा रहे हैं। तो ये आ गया आपका क्रमचय। अब इसी में अगर मैं संचय की बात करूं तो संचय में क्या होगा, सिंपली आपसे कह दिया जाए कि 3 लोग हैं एक ग्रुप में, आप क्या करिए, उन तीनों लोगों में से किन्हीं 2 को चुनिए। जब आप किन्हीं 2 को चुनेंगे तो भाई आपके पास एक तरीका ये होगा कि आप ए बी को चुन लें, या बी सी को चुन लें, या सी ए या ए सी को चुन लें। अब कोई ये पूछ सकता है कि ए बी है तो बी ए क्यों नहीं है? ए बी है, इसमें तो बी ए था, ए बी भी था और बी ए भी था, है ना भाई। इसमें क्या था, देखो मैं इसको थोड़ा सा और पास करके लिख देता हूँ। पहले ए बी हो गया, फिर बी ए हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर सी बी हो गया, फिर ए सी हो गया, फिर सी ए हो गया। जब हमने क्रमचय किया तो हमें 6 प्रकार से इन लोगों को हम बिठा सकते हैं। लेकिन जब संचय की बात आएगी तो हम केवल 3 तरह से लोगों को चुन सकते हैं। यहाँ मतलब संचय का मतलब है चुनना, क्या करना, सिलेक्शन यानी चयन करना। तो अगर 3 लोगों में से किन्हीं 2 लोगों को चुनना है तो हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? हम उन्हें 3 प्रकार से चुन सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से चुन सकते हैं। और यहाँ पर कितने प्रकार से हम बैठा सकते थे? तो हम 6 प्रकार से बैठा सकते थे। मतलब अगर हमें केवल चुनाव करना है, केवल चुनना है, तो हम केवल 3 तरीके से चुन सकते हैं। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि ए बी था तो बी ए क्यों नहीं, बी सी है तो सी बी क्यों नहीं, सी ए है तो ए सी क्यों नहीं? तो भैया एक बात बताएं आपको, हमें क्या करना है, केवल चुनाव करना, केवल चुन लेना है। 3 लोग थे, हम कहें कोई 2 आ जाओ। हम यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं कि छोटा और बड़ा आएगा, या दोनों छोटे आएंगे, या दोनों बड़े आएंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। 3 लोग खड़े थे, हमने कहा कोई 2 चले आओ। घर में तखत है, चारपाई है, उसको उठवाना है, भाई 2 लोग आ जाओ, पकड़ लो। तो वहाँ पर ये मामला नहीं है कि हम छोटे को बुला रहे हैं, बड़े को बुला रहे हैं। लेकिन अगर किसी काम को करने के लिए हम क्या चाहते हैं, हम 2 लोगों को चुनना चाहते हैं, और वो कैसा चुनना चाहते हैं, हम ऐसा चुनना चाहते हैं जैसे मान लो एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं। हमें चाहते हैं कि एक तेज पढ़ने वाला बच्चा है और एक कमज़ोर बच्चा है। तो वहाँ पर हमें इंडिकेट करना होगा कि भाई तुम आओगे और तुम आओगे, क्योंकि हम वहाँ पर क्रम बना रहे हैं, है ना। जब हम क्रम बनाएंगे तो वहाँ पर आर्डर मैटर करेगा कि किसको आपने पहले किया है, किसको बाद में किया है। लेकिन जब आप क्रम नहीं बना रहे, केवल चुनाव कर रहे हैं, तो बस किन्हीं 2 को पकड़ लोगे। तो ये भैया आपका संचय है या आपका क्रमचय है। संचय में केवल आपको चुनाव करना है, केवल उठा के बिठा देना है। लेकिन जब क्रमचय की बात आएगी तो आपको वहाँ पर क्रम भी देखना है कि किसको आप पहले बिठाओगे, किसको बाद में बैठाओगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उप समुच्चय की बात की जा रही है। यहाँ पर उप समुच्चय की बात की जा रही है, संचय में उप समुच्चय की बात की जाएगी। ध्यान देना, ये शब्द ऐसे नहीं लिखे हैं, इनका मतलब है जब उप समुच्चय की बात की जाएगी तो आपको मैंने समुच्चय पढ़ाया था। मैंने कहा था कि अगर एक समुच्चय ए बी सी है आपके पास, तो आप कितने समुच्चय बना सकते हो, कितने समुच्चय बना सकते हो? तो आप कहते थे कि भाई मेरे पास एक समुच्चय बनेगा ए वाला, एक समुच्चय बनेगा बी वाला, एक समुच्चय बनेगा सी वाला, एक समुच्चय बनेगा आपके पास ए बी वाला, एक समुच्चय बनेगा बी सी वाला, एक समुच्चय बनेगा ए सी या सी ए वाला, एक समुच्चय बनेगा ए बी सी वाला, और एक समुच्चय बनेगा मेरे पास फाई वाला।
यही तो बनते थे। एक समुच्चय अगर आपको दिए गए हैं ए बी सी, 3 एलिमेंट हैं, तो उसमें कितने समुच्चय बनेंगे, उप समुच्चय बनेंगे, 8 उप समुच्चय बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने बना दिया। अब आप ध्यान से देखो कि जब आपने इस समुच्चय के उप समुच्चयों को लिखा है तो एक बार जिसको लिख दिया, क्या उसको दोबारा लिखा है? ए बी है, क्या कहीं पर बी ए का बनाया है? नहीं बनाया, क्योंकि समुच्चय में हम किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। आर्डर मैटर नहीं करता। मतलब ये नहीं है कि हमने 1 2 को लिख दिया, 1 2 को लिख दिया तो फिर से हम 2 1 को लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम 1 2 को लिख चुके हैं, दोबारा 2 1 को नहीं लिखेंगे। आर्डर मैटर नहीं करता, किसमें? समुच्चय में। उप समुच्चय में आर्डर मैटर बिल्कुल नहीं करता, इसीलिए लिखा गया उप समुच्चय। क्योंकि आप जब भी संचय करते हैं तो वहां पर आप सबसेट बनाते हैं, उप समुच्चय बनाते हैं, और उप समुच्चय में एक एलिमेंट को हम दोबारा नहीं लिखते हैं, इसीलिए ए बी लिखा गया, बी ए नहीं लिखा गया, बी सी लिखा गया, सी बी नहीं लिखा गया, सी ए लिखा गया, ए सी नहीं लिखा गया। यही रीजन है कि यहाँ पर उप समुच्चय शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ को हम लोग परिभाषित करते हुए चलेंगे। बात आई समझ में? तो ये तो बात हो गई भैया क्रमचय और संचय की। मैं आशा करता हूँ कि आप परिभाषा समझ गए होंगे। जब भी क्रमचय की बात आएगी तो पहले चुनाव करना है, उसके बाद आपको क्रम से उन्हें बैठाना है, और जब संचय की बात आएगी तो केवल आप चुनाव करेंगे, केवल आप चुनाव करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया था। ठीक है, तो एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास है, बिल्कुल पहले भूमिका बनाएंगे। जब भूमिका एक बार बन जाएगी तो उसके बाद हम लोग रफ्तार पकड़ना शुरू कर देंगे, है ना। कहीं भी आप बैठते हैं 4 लोगों के बीच में तो पहले आप क्या करते हैं, किसी भी बात की भूमिका बनाते हैं, उसके बाद घंटों बातें होती रहती हैं। तो पहले भूमिका बना लें, उसके बाद घंटों बातें करेंगे, है ना। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं गणना के सिद्धांत के बारे में। गणना का सिद्धांत, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, ये 2 तरह का होता है भैया। एक होता है आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यानी गुणन सिद्धांत, और दूसरा होता है एडिशन प्रिंसिपल। इसे हम लोग कहते हैं योग सिद्धांत यानी जोड़ सिद्धांत, योग सिद्धांत या जोड़ सिद्धांत। ठीक है, तो गणना का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जान है ना। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। अभी तक हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की डिफिनेशन को हमने समझा है। अब आपका चैप्टर यहाँ से मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको पहले ये फंडामेंटल प्रिंसिपल सीखना होगा, समझना होगा। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, यदि कोई कार्य यम विधि से हो जाने के बाद यन विधि से होती है, तब दोनों विधियों से वह कार्य दोनों विधियों से एक साथ वह कार्य
यम गुणे एन तरीके से यानी एन विधि से संपन्न होगी। एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअल वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कह रहा है कि यदि कोई कार्य यम विधि से हो जाए, उसके बाद यन विधि से होती है, तब दोनों विधियों से एक साथ उसी कार्य को आप कितने तरीके से कर सकते हो, यम गुणे एन तरीके से कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि यदि कोई कार्य यम विधि या यन विधि, विधि मतलब तरीका, यम विधि या एन विधि से पूर्ण होती है, पूरी होती है, तब वही कार्य एक साथ यम प्लस एन विधि से संपन्न होगी। मैंने लिखा कि यदि कोई कार्य यम विधि से या यन विधि से संपन्न होती है यानी पूर्ण होती है, तब उसी कार्य को आप एक साथ यम प्लस एन विधि से, एम प्लस एन विधि से कर सकते हैं, यानी वो कार्य एम प्लस एन विधि से संपन्न होगी। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर गुणा का साइन लगा हुआ है, एडिशन है तो यहाँ पर जोड़ का साइन लगा हुआ है। अब आपके सामने क्वेश्चन में ऐसे नहीं कह देगा कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाओ, एडिशन प्रिंसिपल लगाओ, ऐसे नहीं बोलेगा। आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में हम कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत लगाने जा रहे हैं। तो कैसे समझेंगे, अगर क्वेश्चन में एंड का सेंस आए, एंड मतलब और का, अगर क्वेश्चन में और का सेंस आता है, अगर प्रश्न में और की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में आर की बात की जाएगी, आर मतलब या अथवा, अगर इसकी बात की जाएगी तो वहाँ पर हम लोग एडिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। बात समझ में आई। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम लोग कहाँ पे लगाते हैं और एडिशन प्रिंसिपल हम लोग कहाँ पे लगाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ये दोनों ही प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल हो पाए इन दोनों प्रिंसिपल पर करना चाहिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, मैं चलो आपके सामने दो क्वेश्चन लिखता हूँ, दोनों प्रिंसिपल को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर दो प्रश्न लिखा है। इन दोनों ही प्रश्नों में आपके दोनों सिद्धांत लगेंगे, एक आपका गुणन सिद्धांत, दूसरा आपका योग सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि किस प्रश्न में कौन सा सिद्धांत लगता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली और मुंबई के बीच 4 रेलगाड़ियां चलती हैं। कितनी रेलगाड़ियां? 4 रेलगाड़ियां चलती हैं। कितने तरीकों से एक आदमी मुंबई जाकर दूसरी गाड़ी से लौट सकता है? मतलब दिल्ली से वो मुंबई जाएगा, जिस गाड़ी से वो जाएगा उससे नहीं लौटेगा, दूसरी गाड़ी से लौटेगा, दूसरी गाड़ी से। तो एक बात बताओ, जो आदमी है उसके पास जाने के लिए कितनी गाड़ियां हैं? जाने के लिए कितनी गाड़ियां हैं? तो हम कह देते हैं कि एक गाड़ी हो गई, दूसरी गाड़ी हो गई, तीसरी गाड़ी हो गई, चौथी गाड़ी हो गई। आदमी चाहे इस गाड़ी से जाए या इस गाड़ी से जाए या इस गाड़ी से जाए या इस गाड़ी से जाए, मतलब जाने के लिए उसके पास कुल कितनी गाड़ियां हैं? 4 गाड़ियां हैं। और देखो ध्यान समझना, मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन में ये पता करना होगा कि कहाँ पर और लग रहा है, कहाँ पर या लग रहा है। समझे ना बात को? तो कह रहा है कि जाने के लिए 4 रेलगाड़ियां हैं, तो जाने के लिए 4 रेलगाड़ियां हो गई। जिस गाड़ी से वो जाएगा उससे वापस नहीं आएगा। मान लो चारों रेलगाड़ियों के नाम हैं A, B, C और D, ये 4 रेलगाड़ियां हो गई। मान लो वो आदमी A रेलगाड़ी से गया, अगर A से गया है, A से गया तो आएगा किससे? B से आए या C से आए या D से आए। मतलब क्या है कि जिस रेलगाड़ी से जाना है उससे नहीं आना है, दूसरी गाड़ी से आना है। ठीक है, तो जाने के लिए कितनी गाड़ियां? 4 गाड़ियां, चाहे वो A से चला जाए, चाहे B से जाए, चाहे C से जाए, चाहे D से जाए, जिससे भी जाएगा उससे वापस नहीं आएगा। तो जाने के लिए कुल 4 रेलगाड़ियां और मतलब गुणा हो गया। जैसे ही और लगा तुरंत गुणा आ गया। और आने के लिए कितनी गाड़ियां? 3 गाड़ियां भैया। तो ये लो 4 और 3 का गुणा किया, कितना आ गया? 12 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में कौन सा हमने लगाया सिद्धांत?
हमने गुणन सिद्धांत लगाया, क्योंकि हमें पता चल गया कि जाने के लिए 4 गाड़ियां थीं और आने के लिए 3 गाड़ियां थीं, इसलिए यहाँ पर गुणा लग गया। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो आप उसका मतलब समझ पाएंगे। बहुत लोग क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, दिल्ली और मुंबई के बीच 4 रेलगाड़ियाँ चलती हैं, कितने तरीकों से एक आदमी मुंबई जाकर दूसरी गाड़ी से दिल्ली आता। भैया नहीं समझ में आएगा। ऐसे आप पढ़ोगे, एक बार नहीं 10 बार पढ़ोगे, प्रश्न समझ में नहीं आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का प्रयास करो। दिल्ली और मुंबई के बीच 4 रेलगाड़ियाँ चलती हैं, इतना पढ़ के रुक जाओ, समझो 4 गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। कितने तरीकों से एक आदमी मुंबई से जाकर दूसरी गाड़ी से लौट सकता है? जैसे मेरे दिमाग में आया दूसरी गाड़ी, तुरंत मैं समझ गया कि जाने के लिए 4 हैं और आने के लिए 3 हैं। ठीक है, आराम आराम से प्रश्न को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, अपने आप आपको प्रश्न समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि 2 थैलों में से कोई एक गेंद निकालना हो तो कितने तरीकों से एक गेंद निकाला जा सकता है, जब पहले थैले में 7 और दूसरे थैले में 5 गेंद है? अच्छा प्रश्न है ये भी। देखो, एक थैला आपके पास ये हो गया, दूसरा थैला आपके पास ये हो गया, इसमें 7 गेंदें हैं, इसमें 5 गेंदें हैं। आपको कोई एक गेंद निकालना है, इन दोनों थैलों में से कोई एक गेंद निकालना है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई इसमें 7 हैं, या तो इसमें से एक निकाल लें, या तो इसमें से एक निकाल लें, या इसमें से एक निकाल लें। कोई कंडीशन थोड़ी है कि इसमें से भी जो आपको करना है, उसको जो निकाला उसको रखना है या नहीं रखना है, या फिर इससे क्यों निकाला उससे निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सामने सिंपल वो बोल रहा है कि आपके सामने 2 थैले हैं, 2 बैग हैं, उनमें से आपको एक गेंद निकालना है, जबकि एक बैग में 7 है, दूसरे बैग में 5 गेंदें हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि या तो हम पहले वाले बैग से निकाल लें एक गेंद, या हम दूसरे वाले बैग से निकाल लें। तो ध्यान से समझो बात को, मैं क्या कह रहा हूं, या तो हम इसमें से एक गेंद निकालें, या तो इसमें से एक गेंद निकालें। तो क्या आया यहां पर? सेंस आ गया या वाला। इसमें कौन सा सेंस आ रहा है? या वाला आ रहा है। मतलब या तो हम 7 गेंद जिस थैले में हैं उसमें से कोई एक गेंद निकालें। अच्छा, यहां पर भी 7 क्यों लिख रहा हूं? 7 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन 7 गेंदों में से कोई भी एक गेंद मैं निकाल सकता हूं। तो इन 7 में से कोई एक गेंद निकालूंगा तो कितने तरीके से निकाल सकता हूं? 7 तरीके से। बात समझे ना भाई? इस बैग में से 7 गेंदें, हमें 7 गेंदें इस बैग में हैं, कोई एक गेंद निकालनी है, तो एक गेंद को एक तरीके से, 2 गेंद को 2 तरीके से, 3 गेंद को 3 तरीके से, 7 गेंद को कितने तरीके से? 7 तरीके से निकाल सकते हैं। या मतलब प्लस, या तो इसमें से कोई एक निकाल लेंगे, या तो उसमें से कोई एक निकाल लेंगे, या तो इसमें से हम एक गेंद निकालेंगे तो 7 तरीके से, इसमें से एक गेंद निकालेंगे 5 तरीके से, यानी कुल कितना तरीका आ गया? 12 तरीका आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लगा है? यहाँ पर योग सिद्धांत लगा है। बात समझ में आ रही है? मैं आपको अभी सिर्फ दोनों सिद्धांतों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये दोनों सिद्धांत बस 2 क्वेश्चन पे खत्म हो गए। पूरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इस सिद्धांत का हम लोग प्रयोग करते हुए चलेंगे। जहां जहां पर आएगा मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। मैं इतना तो आशा कर ही सकता हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़ के इतना तो आप आइडिया लगा लोगे कि अब कहां पर गुणन सिद्धांत लग रहा है, कहां पर आपका योग सिद्धांत लग रहा है। बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में और का सेंस आता है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा, और अगर और यानी या का सेंस आता है तो वहाँ पर आपका एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको कोई फार्मूला नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है। मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे, एनपीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग किस पैटर्न पर पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देख लेते हो, शेयर नहीं करते हो, शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, उतनी ही हम अच्छी तरीके से, मेहनत से, लगन से, मन लगाकर काम कर पाएंगे। तो अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।